So we start with the next topic in development biology. हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी. एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी ये एक्चुअली वो स्टडी है जो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा और एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन है उसके ऊपर बेस थी. इसको करने वाले बहुत सारे साइंटिस्ट थे. वीजमैन ने, रूक्स ने, ड्रीश, एंड्रीज, स्पीमैन, मॉर्गन, इन सभी साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम अपना कंट्रीब्यूशन दिया और उन्होंने ये माना कि ऐसा पाथवे है जिसके द्वारा एग की डेवलपमेंट को प्रेरित किया जा सकता है और एग आगे जा कर के एक कंप्लीट एनिमल में डेवलप हो सकता है. ये पूरा डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक पैटर्न है जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस प्रकार एग बहुत सारे स्टेजेस से होता हुआ अल्टीमेटली एक एडल्ट बना लेता है. तो इस एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी का जो पहला सिद्धांत है वो स्टार्ट करते हैं. ये सिद्धांत है मोज़ेक थियरी. मोज़ेक थियरी ये एक्चुअली रूक्स और हिकल ने दी थी और इस थियरी का मानना है कि मेन जो इवेंट है वो डिफरेंशिएशन या विभेदन होता है. रूक्स और हिकल ने मेंढक के अंडे का अध्ययन किया और उन्होंने ये बताया कि इस अंडे के अंदर दो अलग अलग रीजन्स हैं या दो अलग अलग एरियाज़ हैं. एक को हम कहते हैं एक्टिव पोल और दूसरे को हम कहते हैं पैसिव पोल. एक्टिव पोल वो होता है जो हेड बनाता है या शीर्ष बनाता है और पैसिव पोल पोस्टीरियर एंड बनाता है और ये दोनों पोल्स इसी तरह सिचुएटेड भी होते हैं. इसी थियरी के हिसाब से रूक्स और हेकल ने माना कि अंडे के फर्टिलाइजेशन से पहले एग होमोजीनस और अनडिवाइडेड होता है. मतलब एकदम अनडिवाइडेड और होमोजीनस होता है ये एग. और जब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है ये जो पहला डिवीजन है वो उसको दो भागों में बांट देता है अंडे को और अब ये दोनों भाग एक ऊपर वाला एंटीरियर पोर्शन बनाता है और नीचे वाला पोस्टीरियर पोर्शन बनाता है. इसी तरह जब दूसरा डिवीज़न होता है तब वो दूसरा डिवीज़न पहले डिवीज़न के समानांतर होता है और अब अंडा दो अन्य भागों में बढ़ जाता है. एक को हम कहते हैं डॉर्जल सरफेस और एक को वेंट्रल सरफेस कहते हैं. और इसके नेक्स्ट दो डिवीज़न होते हैं वो इस एग को राइट और लेफ़्ट हाफ्स में बांट देते हैं. तो किस प्रकार एक अंडा पहले होमोजीनस और अनडिवाइडेड होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन होते ही इस एग के अंदर एक कॉम्पिटेंस आ जाती है, क्षमता आ जाती है, अलग अलग एरियाज़ के अंदर अलग अलग क्षमता आती है जिससे कि स्पेसिफिक एरियाज़ बन जाते हैं. ये जो थियरी है इसको हमने मोज़ेक थियरी कहा है. मोज़ेक का मतलब होता है एग के अंदर अलग अलग जो कोरक खंड बने रहते हैं उनकी अलग अलग क्षमता के हिसाब से इसको मोज़ेक थियरी का नाम दिया गया है. नाउ नेक्स्ट थियरी रेगुलेटिव थियरी है. ये रेगुलेटिव थियरी ड्रीश ने दी थी 1891 में और ड्रीश ने अपनी सारी स्टडीज़ सी अर्चिन के एग के ऊपर करी थी और इन्होंने माना कि एक अर्ली एम्ब्रियो की सभी सेल्स के अंदर ये क्षमता रहती है या हम कहेंगे कि प्रारंभिक भ्रूण की प्रत्येक सेल के अंदर प्रत्येक कोशिका में एक पूरा भ्रूण निर्माण करने की क्षमता रहती है. लेकिन भविष्य ये स्थिति पर निर्भर करता है. सो ईच सेल ऑफ अर्ली एम्ब्रियो हैज़ द कैपेसिटी टू डेवलप इनटू इंडिविजुअल एडल्ट. लेकिन लेटर व्हाट हैपन्स दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन एनवायरनमेंट और ऑन द सिचुएशन. और आगे कौन से रेगुलेटिव फैक्टर्स लगते हैं इसका अपन नहीं कह सकते. तो ये थी रेगुलेटिव थियरी. नाउ नेक्स्ट थियरी है ग्रेडियंट थियरी. ग्रेडियंट थियरी को स्टैब्लिश करने वालों में बोवरी और चाइल्ड थे और इन बोवरी और चाइल्ड दोनों साइंटिस्ट ने माना कि क्योंकि एग के दो पोल्स होते हैं, एक एनिमल पोल और एक वेजिटल पोल. एनिमल पोल क्योंकि यहाँ पे योक नहीं होता ये एक्टिव पोल होता है और लाइट होता है और वेजिटल पोल यहाँ पे योक की वजह से ये हैवी होता है. ना क्योंकि योग के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये पोल्स बनते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक एक्सियल ग्रेडियंट डेवलप होता है एनिमल से वेजिटल पोल की तरफ
और क्योंकि मेटाबोलाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी अकॉर्डिंगली वेरी करता है या डिफरेंट हो जाता है, तो एक मेटाबॉलिक ग्रेडियंट भी इस्टेब्लिश रहता है एनिमल से वेजिटल पोल की तरफ। ये जो मेटाबॉलिक ग्रेडियंट है और ये एक्सियल ग्रेडियंट है, ये दोनों मिला करके मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट बनाते हैं, जो एनिमल पोल से लेकर के वेजिटल पोल तक स्थापित रहते हैं। और ऐसा माना गया है कि एग के अंदर जितने भी मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट हो रहे हैं, वो सारे मूवमेंट्स मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट की वजह से होते हैं। और ये मानते हैं कि जो एक्टिव ग्रेडियंट है वो एक्टिव पोल से पैसिव पोल की तरफ काम करता है, और जो वेजिटल ग्रेडियंट है वो पैसिव पोल से एक्टिव पोल की तरफ काम करता है। इन दोनों ग्रेडियंट्स में डिफरेंस की वजह से विदलन, ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन और आगे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स, ये सारे के सारे डिफ़र करते हैं और डिपेंड करते हैं। सो ग्रेडियंट थियरी जो बोवरी और चाइल्ड ने इस्टेब्लिश की थी, इन्होंने एग के अंदर मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट की स्थापना करते हुए एक थियरी दी थी। और जो लास्ट थियरी है जो इसको जो एक्सप्लेन करती है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी को, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज़र थियरी। ऑर्गेनाइज़र थियरी ये एक्चुअली बेस्ड है स्पीमैन के ऑब्जर्वेशन के ऊपर। स्पीमैन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और इनका ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट एम्ब्रियोनिक टिश्यू के ऊपर रहे हैं, और इन्होंने ये माना कि एम्ब्रियो के अंदर जहाँ डॉर्सल लिप होता है ब्लास्टोपोर का, तो डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर टिश्यूज़। ये काम डॉर्सल लिप का होता है कि किस प्रकार इसको कोई ना कोई प्रेरणा मिले और ये अलग अलग टिश्यूज़ में अपने आप को स्थापित कर ले। ये जो खासियत है डॉर्सल लिप की, इसलिए इसको हम कहते हैं इंडक्टर या ऑर्गेनाइज़र। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम इंडक्शन कहते हैं। तो इंडक्शन इज़ द प्रोसेस वेयर बाय एक ख़ास कॉम्पिटेंस आ जाती है टिश्यू को कि वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जो अदरवाइज़ नहीं बनता। तो डॉर्सल लिप की अहमियत देखते हुए ऑर्गेनाइज़र थियरी इसी के ऊपर बेस्ड है, और हमने इसको डॉर्सल लिप को टोटली माना है कि डॉर्सल लिप ही ये काम कर सकता है। सो दीज वर द 4 एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजिकल थियरी। ये 4 थी एक्सपेरिमेंट एम्ब्रियोलॉजिकल थियरी जिन्होंने माना था कि किस प्रकार एक एनिमल के अंदर अलग अलग स्थिति अलग अलग कारणों से स्थापित होती है। वापस इसको रिवाइज करते हैं। तो 4 थियरीज़ मेनली थी। मोज़ेक थियरी, जिसने ये माना था कि ये आपने देखा इसके अंदर आपको एग से लेकर के फर्टिलाइजेशन से मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला और फिर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के तहत पूरा एडल्ट डेवलप हो गया। ये चारों थियरीज़ में जो पहली मोज़ेक थियरी थी जो रूक्स और हिकल ने दी थी, वो मानते हैं कि एक्टिव पोल हेड की तरफ और पैसिव पोल पोस्टीरियर एंड की तरफ बनते हैं, और पहले, दूसरे और तीसरे डिवीज़न के फलस्वरूप एंटीरियर पोस्टीरियर, डॉर्सल वेंट्रल और राइट और लेफ़्ट साइड बनते हैं। और एग फर्टिलाइजेशन से पहले होमोजीनस होता है और अनडिवाइडेड होता है, और बाद में वो डिफ्रेंशिएट करता है अलग अलग एरियाज़ में। देन दूसरी रेगुलेटिव थियरी, जिसका मानना था कि अर्ली एम्ब्रियो की प्रत्येक सेल एक पूरा एडल्ट बना सकते हैं। देन तीसरी ग्रेडियंट थियरी, जिन्होंने ये माना कि एग के अंदर एक मेटाबॉलिक एक्सियल ग्रेडियंट स्थापित होता है, जिसकी वजह से मूवमेंट एक्टिव से पैसिव पोल की तरफ हो सकती है, और इसी प्रकार ये थियरी डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड लास्ट ऑर्गेनाइज़र थियरी जो स्पीमैन की थी, जिन्होंने ये माना कि इंडक्शन वो मेन प्रोसेस थी जो कि डॉर्सल लिप जिसका कारण होता है, जिसके द्वारा कुछ ऐसी टिश्यूज़ या ऐसे ऑर्गन्स बनते हैं जो अदरवाइज़ बनने नहीं पाते, और वो पूरा जो श्रेय है वो ऑर्गेनाइज़र को जाता है, और ये ऑर्गेनाइज़र डॉर्सल लिप था। थैंक यू।